हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बताना चाहूंगा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, तो संयम बनाए रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि इतना लेंथी टॉपिक है। और साथ के साथ जो आप एक नोटबुक जो है वो ले लीजिएगा और इसको जो है साथ के साथ डेरिवेशन को करना है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। अगर हम इसको बार बार रब करेंगे ना तो हो सकता है जो आपका जो है टॉपिक है से ध्यान हट जाए। तो देखिए एक नोटबुक साथ में रख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पेयर होता है इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस का। क्या होता है, पेयर होता है इक्वल एंड अनलाइक चार्ज का। तो ये पेयर है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो चार्ज है ये ए पॉइंट पर है, ये चार्ज बी पॉइंट पर है, और इनकी दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, हम मान लेते हैं 2a डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक। तो ये ए पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये क्या है बी पॉइंट है। तो इनकी डिस्टेंस क्या है 2a। तो इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी डिस्टेंस है। अब देखिए कहता है किसी पॉइंट P के ऊपर, कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस डेरिवेशन में करना क्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं P पॉइंट को A पॉइंट से पहले ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली B पॉइंट को, यानी जहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा है उसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि जो डायपोल है उसका सेंटर क्या है, O। हम मान लेते हैं O इज द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं P पॉइंट से। तो हमने इसको भी P पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। तो देखिए इसको हम कह देते हैं एंगल थीटा, इसको कह देते हैं एंगल थीटा। तो अब देखिए इसकी हम डिस्टेंस मानते हैं कि O से लेकर इस P तक की जो डिस्टेंस है हम R मान लेते हैं, और B से लेकर P तक की डिस्टेंस R1, और A से लेकर P तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं R2। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं। एक माइनस क्यू चार्ज है जो कहां पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है, और एक प्लस क्यू चार्ज है जो इस पॉइंट पर रखा हुआ है। तो यानी एक पेयर है इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस का। तो इस पेयर के कारण जो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड किए हुए हैं, इस P पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है करना क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने क्या कंसीडर किया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया है हैविंग अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, that is plus q and minus q. These charges are separated by a distance। कितना डिस्टेंस से सेपरेट किया है इसको, बाय डिस्टेंस 2a। तो हमने देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया है, इन दो चार्जेस को 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया है। और क्या है, let O is the center of dipole। हमने क्या माना है, O क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल। तो O स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या माना है, जो ये O है वो क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ डायपोल। तो अब देखिए अगर ये सेंटर ऑफ डायपोल है तो O से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर ये सेंटर ऑफ डायपोल है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, A होगी। सिमिलरली O से लेकर A तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, A होगी। और हमने क्या माना है, देखिए यहाँ पर let AP is equal to R। AP हमने R2 के इक्वल लिया है। और क्या लिया है यहाँ पर देखो, O से लेकर P तक की डिस्टेंस हमने R ली है। सिमिलरली B से लेकर P तक की डिस्टेंस को हमने कहा है R1। बात समझ में आ रही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमने R2 माना है, B से लेकर P तक की डिस्टेंस को R1 माना है, और O से लेकर P तक की डिस्टेंस को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए इस एंगल को हम लिख देते हैं यहाँ पर लेट एंगल
AOP इसको हम कह देते हैं थीटा। तो हमने ये भी मान लिया कि एंगल AOP कितना है स्टूडेंट्स, थीटा है। कितना है, थीटा है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए P क्या है यहाँ पर, लेट P इज अ पॉइंट, यहाँ पर हम कह देते हैं क्योंकि P हमने पहले कंसीडर कर लिया है, तो आप यहाँ पे P को बता देंगे वेयर P इज ए पॉइंट where we have to calculate the electrostatic potential। तो P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Where we have to find or we have to calculate the value of electrostatic potential। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको कि देखिए यहाँ पर एक पेयर लिया है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस का 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A से लेकर P तक की डिस्टेंस R2 मान ली, O से लेकर P तक की डिस्टेंस R मान ली, B से लेकर P तक की डिस्टेंस R1 मान ली। ठीक है, तो P पॉइंट कौन सा है जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल इसका जो है एक्सप्रेशन आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जो है पहले वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो तभी मैंने कहा था एक नोटबुक साथ में रखना ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो किसी टाइप की, या फिर आपको इसको जो है बार बार फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए अब यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मैं EP से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। हम मान लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज के कारण, और P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, V1 से। तो देखिए हमने जो है लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये चार्ज कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। और डिस्टेंस कितना है, देखिए माइनस क्यू चार्ज है तो इससे डिस्टेंस कितना है P का, R1। इससे डिस्टेंस कितना है, R1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जस्ट V2 से रिप्रेजेंट कर देते, चार्ज कैसा है, प्लस है, तो 4/एप्सिलॉन, और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, R2। तो देखिए इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, प्लस क्यू डिवाइड बाय 4/एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना है, R2। उस केस में डिस्टेंस कितना था, R1 था। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये क्या करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। तो ये फॉलो करता है स्टूडेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कितना हो जाएगा, टोटल V से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो क्योंकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो इसीलिए जो है इसका जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा P पॉइंट के ऊपर वो कितना हो जाएगा, दोनों पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स कितनी है, माइनस क्यू डिवाइड बाय 4/एप्सिलॉन R1 प्लस क्यू डिवाइड बाय 4/एप्सिलॉन R2। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए हमने क्या किया है, जस्ट V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें से कोई पार्ट कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है इसके अंदर, Q दोनों में है, बिल्कुल है, 4/एप्सिलॉन दोनों में है, बिल्कुल है, बट R1 और R2 ये कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट है दोनों के अंदर। डिस्टेंस तो अलग अलग है ना, R1 इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है, तो ये डिस्टेंस अलग है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, स्क्रीनशॉट लेकर जो आप इसको नोट कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो
नोट्स भी बना सकते हैं, इसीलिए जो हम आपको ये लिख रहा हूँ इस टाइप से, ताकि जो है एग्जाम में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो इसलिए जो है आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अकेले मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा रहे, इसलिए पढ़ा रहे कि अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, फिजिक्स क्या है उसको हम समझे, अंडरस्टैंडिंग बने। तो मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, बट इसके साथ साथ जो है आपको समझना भी है। ऐसा नहीं कि हमने मार्क्स ले लिए बट समझा कुछ नहीं, रट्टा मार लिया, एग्जाम में लिखे और अच्छे मार्क्स ले लिए और पास हो गए, ऐसा नहीं है। मार्क्स भी लेने हैं बट उसके साथ साथ उतनी आपको समझ भी होनी चाहिए। मार्क्स चाहे 10% कम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसके जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो अंडरस्टैंडिंग जो है होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन ले लेते हैं। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, q कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। तो ब्रैकेट में कितना बच गया स्टूडेंट्स, माइनस 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय r2 और माइनस 1 बाय r1। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको हम कह देते हैं 1, इक्वेशन 1 हम इसको कह देते हैं। तो देखिए यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 बाय r2 की वैल्यू नहीं मालूम हमें और 1 बाय r1 की वैल्यू नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, अब 1 बाय r2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और 1 बाय r1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सिंपली इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो देखिए अब क्या है, हमें 10 दिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू देखिए कैसे फाइंड आउट करें। अब बाय ज्योमेट्री देखिए, बाय ज्योमेट्री जो r1 है, r1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar। इनमें एंगल कौन सा है, cos थीटा, ये वाला एक्सटर्नल एंगल ले लिया। ठीक है, सिमिलरली r2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंगल कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये वाला कितना एंगल, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 180 माइनस थीटा। तो ये एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 180 में से अगर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये एंगल हो जाएगा ना। तो ये एंगल मैंने लिख दिया। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 से कुछ कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो 2ar cos थीटा। तो इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि कोस से साइन में चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसको कोस से साइन में चेंज कर देंगे, साइन में चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री है। चेंज कब होता, अगर यहाँ पर 90 डिग्री होता है या 270 डिग्री होता तो कोस साइन में चेंज हो जाता, बट यहाँ पर क्या 180 डिग्री है तो कोस कोस में ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है दोनों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करूंगा ताकि जो है आप इसका कंपैरिजन कर पाए। तो देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, r1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई दिस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। इतनी वैल्यू है। जस्ट कितना डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बाकी सेम वैल्यू है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से हम r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए r स्क्वायर कॉमन हो गए, r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो अब इसमें तो r स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, r स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, डिवाइड करवा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है r स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली अब इसको r स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई करवाएंगे, r से ही डिवाइड करवा देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पर करेंगे। देखिए ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि हम कॉमन लेंगे यहाँ पर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, r स्क्वायर से डिवाइड करवा दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे कि r से मल्टीप्लाई करवा देंगे, r से ही डिवाइड करवा देंगे। ऐसा क्यों किया है, देखिए मुझे r स्क्वायर कॉमन लेना है। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, r स्क्वायर इस टर्म में भी है, अब इस टर्म में भी आ गया और इस टर्म में भी अपीयर हो गया। सिमिलरली क्या हुआ कि इस टर्म में भी अपीयर हो गया, सेकंड वाली टर्म में भी r स्क्वायर अपीयर हुआ और थर्ड वाली टर्म में भी अपीयर हो गया। तो अब हम कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, r स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन होगा तो 1, इसमें कितना बचेगा, अगर ये वाली टर्म कॉमन ले ली तो क्या बचा, a स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसमें से ये वाली टर्म कॉमन ले लो तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2a डिवाइड बाय r cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या होगा, r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर क्या है, अगर r स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या होगा
ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसमें से ये वाला कॉमन ले लिया तो -2ar डिवाइड बाय r cos थीटा। तो देखिए यहाँ तक क्या है कि इनमें बस एक साइन का फर्क है, बाकी सेम चल रहा है यहाँ तक। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कॉमन लेने से हुआ क्या है, हमने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि जो ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, इसमें हम एक चीज एज्यूम करेंगे कि जो ये P पॉइंट की डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, जो r है वो इस A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये P पॉइंट है, जो ये R है एज कंपेयर टू A इज वेरी वेरी लार्ज। तो अब ऐसा देखिए क्या होगा, तो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब क्या है, धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, बट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत इजी है। एक बार आपको इसको जो है करके देखिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या है, एज हमने माना है, एज भी एज्यूम, हमने एज्यूम किया है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देयरफॉर a स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर r स्क्वायर क्या हो जाएगी, इज वेरी स्मॉल। तो अगर ऐसा एज्यूम करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि जो डिवाइड में है, जो डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, और जो ऊपर वैल्यू है न्यूमरेटर में, इसकी वैल्यू स्मॉल है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। मान लेते हैं कि आपके न्यूमरेटर है उसमें वैल्यू है 1, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है ना उसमें बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू दिस। मान लेते हैं कि 10 रेज़ टू पावर कितनी है, 5 ले लो, तो इतनी वैल्यू है। तो देखिए अब जो रिजल्ट आएगा, ओवरऑल जो वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो बहुत स्मॉल है। कितनी है, बहुत स्मॉल है। तो इसलिए क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो और न्यूमरेटर में बहुत छोटी वैल्यू हो, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, स्मॉल ही आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर बाय r स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। तो वी कैन नेग्लेक्ट a स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसमें से। अब नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बचा है, देयरफॉर r1 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी स्टूडेंट, r स्क्वायर। यहां से देखो ये टर्म हटा दीजिए, तो ये वाली टर्म बच जाएगी प्लस है 2a बाय r cos थीटा। तो ये वाली टर्म बच गई, ठीक है। सॉरी, और यहाँ पर था ना, बाहर था, और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस है, तो 1 प्लस है, तो ये वाली वैल्यू बच गई। सिमिलरली देखिए r2 स्क्वायर, इसमें क्या वैल्यू है, r स्क्वायर बाहर लिया है, 1 माइनस 2a डिवाइड बाय r cos थीटा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये वाली वैल्यू बच गई। तो जस्ट हमने क्या किया है, a स्क्वायर बाय r स्क्वायर को हमने यहाँ से हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर, बट हमें तो वैल्यू चाहिए r1 की, 1 बाय r1 की वैल्यू चाहिए, r1 स्क्वायर की तो नहीं चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों ही साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, इस साइड स्क्वायर रूट लो, तो देखिए स्क्वायर रूट लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 से डिवाइड करते हैं ना, यानी पावर में क्या आ जाएगा 1/2। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट की पावर को हम क्या बोलते हैं, 1/2 ही होती है ना। मान लो √2 है, तो स्क्वायर रूट है 2 का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट को जो है हम 1/2 से लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, 1/2 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, इससे ये वाली कैंसिल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर तो वैल्यू आ गई r1, यहाँ पर वैल्यू आ गई r, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। सिमिलरली r2, इसका भी जो हमें क्या करना है, दोनों साइड जो है √2 लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी ये वाली। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए r1 की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, r2 की वैल्यू भी अवेलेबल है, हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे r1 की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1/r1, सिमिलरली 1/r2। तो हम क्या करते हैं, इनको जो है ऐसे लिख लेते हैं डिवाइड फॉर्म में, 1/r, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, इस फॉर्म में हमने जो है इसको लिख लिया, पावर क्या है 1/2। सिमिलरली इसको लिख लो, r2 को क्या लिखेंगे 1/r2, 1/r, 1 माइनस 2a cos थीटा, पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो अब ये फॉर्म बन गई, अब एग्जैक्ट फॉर्म पहुंच गए, 1/r1 की वैल्यू मिल गई, 1/r2 की वैल्यू मिल गई। अब क्या करें, पुट कर दें।
जो ये हमें रिजल्ट मिले हैं यहाँ पर, इसको मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब तो थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो ज्यादा आपको कुछ करना नहीं था, यहाँ पर a² को हमने आगे इग्नोर कर दिया, हमारे पास वैल्यू बच गई ये वाली। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर बचेगा r1, यहाँ पर r, और इसका क्या हो जाएगा 1/2। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, r2 बचेगा, r बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में। हमें वैल्यू चाहिए थी 1/r1 की, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड में इनको लिख दिया। सिमिलरली 1/r2 को हमने लिख दिया। तो इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए थोड़ा सा लेंथी है डेरिवेशन, बट इजी है, घबराने वाली बात नहीं है। कई स्टूडेंट्स होते हैं बुक में देखते हैं इतना लेंथी डेरिवेशन और छोड़ देते हैं उसको, है ना, बट इसका छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है। आप इसको एक बार करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, 1/r1 है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 1/r1। अब ये देखो 1/2 है डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं, न्यूमरेटर में लेकर जाऊं, तो पावर क्या हो जाएगी -1/2। सिमिलरली 1/r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r, इसकी वैल्यू है 1/r। जो डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स -1/2। पावर क्या हो जाएगी -1/2। तो सिंपल सा रूल है, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो रिवर्स हो जाती है, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इस वैल्यू को लिख लीजिए, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये सेकंड थर्ड इसके बजाय जो है आप जो है इनको दे दीजिए नेम, क्योंकि इन वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो इन वैल्यू को पुट करेंगे उसमें। तो पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो सेकंड एंड थर्ड को। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, दिस 1/r2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1/r, और क्या है 1 - 2a/r cos थीटा, पावर कितनी है -1/2, साइन कितना माइनस का। अब r1 की वैल्यू क्या 1/r1 की ये वाली वैल्यू है, तो -1/r ब्रैकेट में है 1 + 2a/r cos थीटा, और पावर कितनी स्टूडेंट्स -1/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसके अंदर क्या है, r यहाँ पर भी कॉमन है 1/r, और इसमें भी है, तो बाहर ले लेते हैं इसको ब्रैकेट से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/r हमने बाहर ले लिया। तो अब बचा है 1 - 2a/r cos थीटा, पावर कितनी स्टूडेंट्स -1/2, माइनस 1 + 2a/r cos थीटा, पावर कितनी है -1/2। इतनी बार समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जस्ट सोल्व करना है। एक स्टेप और है, यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। अगर इस टाइप से हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म हो और पावर किसमें फ्रैक्शन में है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको जो है बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करेंगे, क्योंकि a/r है, इसकी वैल्यू स्मॉल आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो अगर r ग्रेटर देन है a से, तो इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसके नाम से घबराना नहीं है कि क्या आ गया पता नहीं, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आपको नहीं आती है तो हमने बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिकल टूल में किया है, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिकल टूल में हमने 5 टॉपिक किए हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम है, हाउ टू स्टडी ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो आप वो 5 लेक्चर देख लीजिए, वहां से कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने ज्यादा वहां पे नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है जितना 11th और 12th की फिजिक्स में सफिशिएंट है। तो अगर उतना कर लेते तो सफिशिएंट है, बहुत आसान है। तो आप वहां से जाकर उसको कर सकते हैं, ताकि आपको जो है बार बार किसी टाइप की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये 5 टॉपिक यूज होते हैं बार बार। तो इसलिए हमने मैथमेटिकल टूल में कवर कर लिए है वो, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप जो है बाइनोमियल थ्योरम को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या है। तो अब देखिए यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को, और इसको एक्सपेंड करेंगे अप टू 1 ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अप टू फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर तक एक्सपेंड करना है, मींस हायर ऑर्डर की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू स्मॉल आएगी। तो अब देखिए इसमें पोटेंशियल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो
ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे, जो ये पावर है ना ये एज इट इज इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो पावर है -1/2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये वाली पावर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जस्ट इतना सा करना है। तो देखते हैं माइनस है, तो देखिए पावर कितनी स्टूडेंट्स -1/2, तो मल्टीप्लाई में आ गई बस 2a/r cos थीटा, तो ये बाइनोमियली एक्सपेंड हो गया। सिमिलरली 1 है प्लस ये पावर कितने स्टूडेंट्स -1/2 आगे आ गई है मल्टीप्लाई में 2ar cos थीटा, तो ये बाइनोमियली क्या हो गई एक्सपेंड हो गई। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करते हैं ब्रैकेट को जो है ओपन कर देते हैं। तो यहाँ से बात समझ में आ गई होगी, जैसे हमने r1 r2 की वैल्यू पुट की है। तो डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी था बट मैथमेटिकली और इजी भी है, तो आप करेंगे तो जो है इजीली आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या है, इसको देखिए सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स। v बाहर के ब्रैकेट के 4 पाई एप्सिलॉन r। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचा प्लस है a/r cos थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए साइन कैसा है माइनस का, तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन कैसा माइनस का, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो -1। अब यहाँ पर क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक माइनस ये है तो ये हो गया प्लस का। ठीक है, और a/r cos थीटा, तो हमने क्या कर दिया इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया। देखिए ये माइनस का साइन था यहाँ पर, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इसके साथ क्या आएगा माइनस आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस क्या कर देगा साइन चेंज कर देगा, प्लस वाले को माइनस बना देगा और माइनस वाले को प्लस बना देगा। तो जस्ट ये करना है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई, हमारा जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट अपीयर हो गया कुछ इस टाइप से। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 2a/r cos थीटा, कुछ ऐसा ही रिजल्ट है क्योंकि a/r cos थीटा प्लस a/r cos थीटा सेम वैल्यू है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 2 टाइम लिख दिया a/r cos थीटा। तो अब देखिए हमें मालूम है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट होता है चार्ज का और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये क्या है चार्ज का प्रोडक्ट है और किसका है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पे मोड लिया है, इसका मतलब क्या है चार्ज की वैल्यू जो है प्लस हो या माइनस हो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा डाइपोल मोमेंट का। मोड का मतलब यहाँ पर है पॉजिटिव वैल्यू हमने ली है। तो अब देखिए यहां से Q इंटू 2a है ना, Q इंटू 2a, तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट होता है, तो वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिख देते हैं P cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब क्या है एक आर ये है एक आर ये है, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो गया स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा किसके कारण, इन दो चार्जेस के कारण, -q चार्ज के कारण और +q चार्ज के कारण, या फिर आप कहो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी था बट इजी था, ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। अब देखिए जब हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, ये सिंगल पॉइंट चार्ज था, इसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी। एक सिंगल चार्ज था तो उसमें क्या था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके स्टूडेंट से, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके डिस्टेंस के। तो यहाँ पर पावर क्या थी r की 1 है। अगर हम क्या करते हैं पेयर ऑफ चार्जेस लेते हैं, पेयर ऑफ क्या लेते हैं चार्जेस लेते हैं इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, तो इसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। तो v की किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो यहाँ पर r के थी, यहाँ पर किसका है r स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू इस केस में ज्यादा डिक्रीज होगी अगर हम इससे दूर जाएंगे, बट पॉइंट चार्ज से अगर हम दूर जा रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में कम डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है कि अगर सिंगल चार्ज है तो रिलेशन क्या था, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r के। अगर दो चार्जेस हमारे पास इक्वल एंड अनलाइक हैं तो उस केस में क्या है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो अब इसके स्पेशल केस और देख लेते हैं इस रिजल्ट के आधार के ऊपर इसका स्पेशल केस क्या है। तो अब तो ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, बस स्पेशल केसेस और देख लेते हैं इसके, फिर ये डेरिवेशन खत्म। तो स्पेशल केस में क्या है थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो स्पेशल केसेस देखिए क्या है स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। तो पहला केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, तो देखिए इससे ही करेंगे हम, जो ये है ना इसी से करेंगे। तो पहला केस है इफ,
थीटा इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए थीटा 0 हो, इसका मतलब क्या है, अगर ये थीटा 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये P पॉइंट इस एक्सिस, इस लाइन के ऊपर आ जाए, इस एक्सिस लाइन के ऊपर आ जाए। इसका मतलब यही है ना कि जो स्ट्रेट लाइन है इसके एक्सिस के ऊपर आ जाइए, तो इसका मतलब यही होगा कि जो ये एक्सिस है ना इसके ऊपर मान लो P पॉइंट होता है, यहाँ पर होता, तो उस टाइम पे इन दो चार्जेस के कारण V की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है। देखो यहाँ पे क्या कर दो, 0 रख दो, cos 0 कितना होता है, 1 होता है कि 0 होता है। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ठीक है। sin 0 ऑलवेज 0 होएगा और cos 0 ऑलवेज 1 होता है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू रखेंगे तो 1 आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू आ गई ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी दिस। कब, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। तो अगर थीटा 0 है तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 हो, तो सेकंड केस कर लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री है इसका मतलब क्या है कि ये P पॉइंट कहां पर हो, इस साइड, नेगेटिव चार्ज है इसके साइड हो, लेकिन एक्सिस कैसा होगा, सेम होगा। तो P पॉइंट यहाँ पर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 180 हो जाएगा ना। तो अगर थीटा क्या हो, 180 हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, P cos 180 रखोगे और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। कितनी होती है, -1। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आ जाएगी जस्ट। तो जो ये वाला रिजल्ट था, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इस केस में नेगेटिव वैल्यू आई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, और ऊपर वाले केस में पॉजिटिव वैल्यू आई है। उस केस में क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। क्यों आई है, देखिए इस केस में जो है, जो चार्ज है किसके नजदीक है, पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो cos अगर 180 हो जाए तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका नेगेटिव में आ जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड सेम है, साइन इनका थोड़ा सा वेरी कर रहा है। थर्ड केस देख लेते हैं क्या कहता है। तो जो थर्ड केस है हम उसमें मान लेते हैं, इफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड केस, अगर थीटा क्या हो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री हो। अगर थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि जो P पॉइंट है वो कहां पर हो, यहाँ पर हो। मान लो P पॉइंट यहाँ पर है, ये R डिस्टेंस है, तो ये एंगल क्या हो जाए उस केस में, अगर 90 हो जाए, ये एंगल क्या हो जाए स्टूडेंट्स, 90 हो जाए। यानी मैं कह दूं कि इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर हो ये पॉइंट। इक्वेटोरियल प्लेन है ना, इसको दो हिस्सों में कट कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो हिस्सों में कट कर रहा है। तो मैं कह दूं कि अगर इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर हो तो उस केस में जो है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, P cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है क्या, हाँ जी, क्या वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। क्या होती है, ऑलवेज 0। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इस पॉइंट पर अगर इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट के ऊपर अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हो इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो ये है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्लस Q के कारण आएगा इस पॉइंट पर, उतना ही माइनस Q के कारण आएगा। और जब आप उनको ऐड करोगे तो दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, इसीलिए जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो बात समझ में आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर जितना प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा उतना ही माइनस Q चार्ज के कारण भी पोटेंशियल आएगा, बट वो अपोजिट होंगे, क्योंकि ये माइनस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव, प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए 0 वैल्यू आई है। तो यहाँ पर भी हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया, फिजिकली भी आप प्रूव कर पा रहे हो कि इस पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि इसके कारण प्लस में वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसके कारण माइनस में आएगी, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।